नमस्कार, सत्यम शुक्ला नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं करियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग, देश की ऐसी कोचिंग जिसने ठान लिया है हर उस विद्यार्थी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की जो पूरे तन और मन से सरकारी नौकरी पाने की राह पर निकल चुके हैं। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं, टॉपिक तो आपको दिख ही रहा है। हम आज बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, लेकिन आज हम इस टॉपिक के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आप उछल जाओगे। डांस नहीं करा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, क्योंकि ये ट्रिक या यूं कह लो ये जुगाड़ इडियम्स एंड फ्रेजेस का आज तक इंडिया तो छोड़ो, मैं कहता हूं दुनिया भी छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड के किसी टीचर ने आपको नहीं समझाया है। तो बस जुड़े रहो और देखते रहो कि ये क्या जुगाड़ है, आखिरकार ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आपकी जिंदगी की कम से कम 10% समस्या खत्म करने वाली है। बचपन से ही कहा गया है एक कोट कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर ये सच है तो आज सबसे सफल इंसान वो मजदूर है जो हजारों किलोमीटर पैदल चलते चलते भी अपने घर नहीं पहुंच पाए। अगर कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है तो बच्चों सबसे सफल इंसान तो आज कहीं ना कहीं वो रिक्शे वाला है जो सारा दिन बेचारा मरा करता है कि हमें रात की 2 रोटी मिल जाए खाने के लिए। आखिर क्या लोचा है इस कठिन परिश्रम में? हार्ड वर्क का क्या कॉन्सेप्ट है? किस तरह से धूप में चलने फिरने वाले लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो एमएनसीज में इसी रूम में बैठे हैं, दे आर नोन एज सक्सेसफुल पर्सन। आज इसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपनी पढ़ाई से लेकर, पढ़ाई से रिलेटेड, कि आप हार्ड वर्क करो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आज की दुनिया में अगर अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अभी ये जो लिखा है ना स्मार्ट वर्क, इसी को आप जुगाड़ का नाम दे लो या इसी को आप तुक्का कह लो, जो मन करे कह लो, बट यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। दोस्त, ये स्मार्ट वर्क इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कैसे आपका साथ देगा, किस तरह से इतना सटीक तुक्का मारना है। भले वो इडियम्स आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठकर इसका जवाब दे ले जाओ। आज हम बात करेंगे सिर्फ इसी पॉइंट की कि किस तरह से जब हमने इडियम्स फ्रेजेस पहले नहीं पढ़े फिर भी उसका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकते हैं। आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा, अब मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, मैं आपको बताता हूं वो जुगाड़, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तुक्का, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप टिक करेंगे और जो मेरी बातें हैं क्या ये सच में एग्जामिनेशन सेंटर पर जब क्वेश्चन होगा आपकी नजरों के सामने तो मेरी बातें क्या सच में वहां फिट होती हैं? ये देखने के लिए इसी वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। मुझे नहीं पता वो मुहावरे, वो इडियम्स आपने पहले कभी पढ़े या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा सही से समझ लिया तो हर उस मुहावरे का जवाब आप दे ले जाओगे। बस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट। तो किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई कैन थिंक कि आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। बच्चों, 2 टाइप्स हैं। टाइप फर्स्ट, ये दोनों ही टाइप्स हैं। कैसे आते हैं पहले ये समझ लो। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन आएगा कैसे? इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक मुहावरा दिया होगा बोल्ड लेटर्स में और आपसे कहा जाएगा कि इसका मीनिंग बताएं क्या होगा, और
you will be given 4 ऑप्शंस, राइट। एक तो ये तरीका है। टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड इसका ये होता है कि क्वेश्चन में केवल इडियम नहीं देता, क्वेश्चन में केवल मुहावरा नहीं देता, वो क्या करता है, एक सेंटेंस लिखता है। जैसे मान लो ये सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है, और बीच में मैंने क्या किया, बोल्ड लेटर में मुहावरा लिख दिया, ठीक है, और आगे फिर से वही क्या किया, सेंटेंस लिख दिया, और नीचे फिर से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। स्मार्ट वर्क करना है। देखिए करियर टाइम ने आपके लिए स्मार्ट बोर्ड भी लगा दिया, जिसमें कितनी अच्छी फैसिलिटी है कि इसको डस्ट नहीं करना है। क्या करना है, ये लो ऊपर चला गया, है ना। तो बी स्मार्ट इन टुडेज वर्ल्ड। हाँ जी बच्चों, तो आपने क्या देखा कि 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है। टाइप फर्स्ट में एक मुहावरा दिया जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, और टाइप सेकंड में मुहावरा दिया जाएगा लेकिन एक सेंटेंस के साथ में नीचे फिर से यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज एनी वन अमंग देम। अब जो मैं जुगाड़ बताने जा रहा हूं आपको, जो मैं तुक्का वाली बात करने जा रहा हूं, देखो ये जो बार बार मैं शब्द यूज कर रहा हूं तो तुक्का, तुक्का भी कई लेवल का होता है। एक होता है आंख बंद करी जय माता दी, हेड या टेल कर लिया, नहीं, ये तो बेवकूफों वाला तुक्का है। वही है ना कि तुक्का मारो, चाहे अधिकारी वाला मारो चाहे चपरासी वाला, तुक्के का भी एक लेवल होता है। तो अपने तुक्के का लेवल सेट कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं जो तुक्के की बात कर रहा हूं वो बहुत सोच समझ कर तुक्का मारना है आपको, इडियम्स एंड फ्रेजेस में। और मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने खुश होने वाले हो कि आप फिर से मुझे आकर के मिठाई खिलाने वाले हो कि सर बहुत बड़ी टेंशन आपने दूर कर दी। जो मैं जुगाड़ की बात कर रहा हूं तुक्के की, वो इस वाले पैटर्न में टाइप सेकंड पे पूरी तरह से फिट होगा। टाइप फर्स्ट में अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस केस में हो सकता है कि सही तरीके से फिट ना हो पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो अक्सर एग्जामिनर इसी पैटर्न पर ही पूछता है, टाइप सेकंड के पैटर्न पर ही पूछता है। चलिए बात करते हैं कैसे। ये जो इडियम्स हैं, मुहावरे, ये इंग्लिश है ना। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज ही तो है। तो इसी लैंग्वेज को हम चल करके आज देखते हैं। इसकी सगी बहन है हिंदी। हिंदी में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से अपन लोग जब क्लास 5 या 6 में लिखा करते थे ना, तो किस तरह से इसके आंसर दिया करते थे, उसकी बात करते हैं। तो यार हिंदी में क्या होता था, सबसे पहले एक मुहावरा आता और क्वेश्चन ऐसा होता था कि दिए गए मुहावरे का अर्थ सहित क्या करें, वाक्य प्रयोग कर। हिंदी में ये तो था, जो इंग्लिश में आता है वही हिंदी में भी था, सेम है ना। बस बहुत गहराई से समझते चलो कॉन्सेप्ट। अब जैसे मुहावरा दिया जाता था, क्या मान लेते हैं कोई भी मुहावरा उठाते हैं, नौ दो 11 होना। तो ये 9 2 11 होना मुहावरा का, तो इसका अर्थ क्या होता था बच्चों, पता ही होगा। इसका अर्थ होता है भाग जाना या फरार होना, राइट। 9 2 11 होना, भाग जाना या फरार होना, इसका वाक्य प्रयोग जब हम करते थे। अब अगर इसका एक मैं वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, बताना सही है या गलत, कि चोर को देखकर पुलिस 9 2
11 हो गए। इज इट ओके? सही है? जो इसे हंसते हुए कह रहे हो अरे क्या सर उल्टा लिख दिया, चोर को देख के पुलिस क्यों 9 2 11 होगी? बिल्कुल सही बात है। मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि ये जो वाक्य प्रयोग होता है, वाक्य प्रयोग में ऐसा नहीं कि आपका जो मन करे वो लिख दो और सही माना जाएगा, नहीं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य प्रयोग में करते समय उसके अर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट मीनिंग, आपने ये सेंटेंस लिखना पड़ता है। ओके? अपनी मनमर्जी तो नहीं चलेगी कि जो मन किया वो लिख दिया हमने। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? चोर की जगह पुलिस और पुलिस की जगह चोर लिखना पड़ेगा। टोन है, टोन को समझो, तभी जा करके ये 9 2 11 होना सही हो पाएगा। राइट? तो मतलब क्या है, जितना इंपॉर्टेंट किसी भी मुहावरे का मीनिंग होता है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका वाक्य प्रयोग भी होता है। जितना इंपॉर्टेंट अर्थ होता है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका वाक्य प्रयोग भी होता है। राइट? अब देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये दो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या हो रहा है? ये मुहावरा है जिसका अर्थ पूछा गया, और टाइप सेकंड में क्या हो रहा है? ये वाक्य प्रयोग है जिसका अर्थ पूछा गया। तो ये जो सेंटेंस है इसे हल्के में नहीं लेना है। ये सेंटेंस बाकायदा वाक्य प्रयोग है। चोर की जगह पुलिस और पुलिस की जगह चोर नहीं है। बिल्कुल जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होगा तो अपने दिमाग में बहुत सोच समझ के लिख रहा होगा ये कि हाँ हाँ ऐसे लिख रहे हैं ताकि वाक्य प्रयोग में वो मुहावरा फिट हो जाए, सेट हो जाए सही से। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूं तुक्के का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, किस बेसिस पर अगर ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे तो किस बेसिस पर हम इसमें सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो देखो बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है। आगे बात करते हैं सटीक तुक्के की। ये क्या कॉन्सेप्ट है, और ये केवल इडियम्स में नहीं, ये हर जगह फिट है अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्यों? देखिए होता क्या है, जब हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं और वहां पर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो उसके इनफाइनाइट आंसर होते हैं। राइट? लेकिन जब आप एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो और यहां पर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो इसके इनफाइनाइट आंसर नहीं। कितने आंसर हैं आपके पास इस पूरी दुनिया में? उसके सिर्फ और सिर्फ 4 ही आंसर है ना। इस पूरी दुनिया में उसके सिर्फ और सिर्फ कितने आंसर्स हैं? सिर्फ 4। अब जब ये 4 आंसर हैं, 4 ऑप्शन है, उसी में तो एक सही है। होता क्या है, हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? 4 में से एक ऑप्शन सही कर दो या तो, और अगर एक और तरीका है, मोस्टली बच्चे तो परेशान रहते हैं खाली इसी में, यार एक सही करना है, एक सही करना है। भाई दूसरा पहलू भी तो पकड़ो। अगर हेड है तो टेल भी तो होगा। हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। एक दूसरा भी जुगाड़ है, इसी को तो जुगाड़ कहते हैं। दूसरा जुगाड़ ये है कि अगर एक सही नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं बच्चों, 3 ऑप्शंस को गलत कर दो। अगर 3 ऑप्शन गलत हैं तो आपका जो एक बचा वो सही माना ही जाएगा। सही बात है। जब हम लोग अवेयर होते हैं, हमें आंसर पहले से ही पता होता है, तब हम इस पे जाते हैं एक सही करने पे। लेकिन जब हमें ना पता हो तो हम किस पे जाएंगे? तो हम इस पे जाएंगे 3 गलत करने। इसी सही और गलत के फर्क को समझना है मेरे दोस्त, जिंदगी बड़ी आसान होने वाली है। 3 गलत काम, जैसे कि मैं मूवी देखता था, आई थिंक धमाल थी, तो उसमें पूछता था कि बता ये गलत काम किसने किया, तो ये जावेद जाफरी अक्सर आगे ही आ जाता था, जबकि आगे जाता भी नहीं था, खड़ा वही रहता था। ये बार बार पूछता था मैं आगे कैसे आ गया, तो पता चलता था तुम तो अपनी जगह 3 पीछे चले गए, तुम हो गए आंसर। ये तो करना है। ऑप्शनल एग्जाम का सबसे सटीक मंत्र यही है, एक सही ना है 3 गलत करो। अब बात करते हैं कि 3 गलत कैसे, और ये तरीका हर जगह फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल रैंडमली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट से फेमिलियर हो तो ये बताओ कि कपिल देव ने संन्यास कब लिया क्रिकेट से? नहीं पता। अब आप क्या कहोगे, सर ऑप्शन दो। चलो मैं ऑप्शन देता हूं। कपिल देव ने क्रिकेट से संन्यास कब लिया? ठीक है, एक ऑप्शन दिया मैंने 1994, राइट। एक ऑप्शन दिया मैंने 1982, एक ऑप्शन दिया मैंने 2004 और एक ऑप्शन दिया मैंने 2009। अब मैंने आपसे पूछा, बताइए कपिल देव ने क्रिकेट से रिटायरमेंट यानी क्रिकेट से संन्यास कब लिया? तो अब आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि उसने रिटायरमेंट कब लिया, लेकिन आपको ये तो पता है कि 1983 में इंडिया ने जीता था वर्ल्ड कप, कैप्टन कौन था? कपिल देव था। दैट मींस कि ये तो नहीं हो सकता, मैं एक सही नहीं कर रहा हूं, तीन गलत कर रहा हूं। उसके बाद और सोचो, 94 है, 2004 है, 2009। तो जहां तक मुझे ध्यान है यार 2004 से तो जब से हमने होश संभाल लिया क्रिकेट हम देख रहे हैं, और हमने कभी कपिल देव को तो खेलते हुए नहीं देखा। दैट मींस कि ये भी नहीं हो सकता। 2009 तो ये अभी बगल की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। तीन गलत कर दिए ना, तो ये जो ऑप्शन बचा ये 100% सही। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? सटीक तुक्का। ये तो है सटीक तुक्का। क्या आप तुक्का मार रहे हो, लेकिन जय माता दी वाला तुक्का नहीं मार रहे, बड़ा सोच समझ के मार। तो तीन ऑप्शंस को गलत करने पर एक तक सही पहुंचा जा सकता है, बस यही है जुगाड़, यही है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करो, बहुत करो, लेकिन जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तब तक सक्सेसफुल नहीं होने वाले। You have to be smart, okay? In every profession you have to be smart. That's why smart board लेके आया हूं आपके। चलिए अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि idioms में, in case of idioms, अभी आपसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, डेमो तुरंत दे रहा हूं, तो जितनी बातें बोल रहा हूं सब देखना है फिट हो रही या नहीं हो रही। idioms के केस में कैसे तीन ऑप्शंस को आप गलत करो, आते अपने मुद्दे पर, ओके। तो इडियम्स के केस में तीन ऑप्शंस को गलत करने का क्या जुगाड़ हो सकता है? फर्स्ट थिंग, हिंदी में कोई मुहावरा सोचो, सोच लिया? इसका मीनिंग सोचो, सोच लिया? एक चीज मुझे बताओ, जो मुहावरे के शब्द हैं, कीवर्ड्स 9, 2, 11, क्या ये कीवर्ड्स उसकी मीनिंग में रिपीट हो रहे हैं? 9, 2, 11 होना, भाग जाना, कीवर्ड्स रिपीट हुए? नहीं। 9, 2, 11 ये कीवर्ड्स है ना, नहीं हुए। और बात करते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? बंदर आया, अदरक मिली, स्वाद मिला? नहीं मिला। और बात करते हैं, कुछ भी आप बात कर सकते हैं, जैसे आंखों में धूल झोंकना, आंखें मिली, धूल मिली? नहीं। एक चीज होती हमेशा होती, और जो हिंदी है उसकी बहन इंग्लिश है, जो हिंदी में काम कर रहा है इंग्लिश में काम करेगा, है तो लैंग्वेजेस ही ना, है तो भाषाएं। तो हमने एक चीज क्या देखी, खाली दो तरीके, दो ट्रिक्स बताऊंगा कैसे तीन गलत करने हैं, इसके दो तरीके हैं जिससे एक सही तक आप पहुंच जाओ। पहला स्टेप जो था वो ये था कि जो मुहावरे के कीवर्ड्स होते हैं वो कभी भी रिपीटेड, उसमें रिपीटेड वर्ड्स नहीं हो सकते उसके मीनिंग में, राइट? एक ये चीज तो फिट है। अब चाहे वो इंग्लिश का मुहावरा हो चाहे हिंदी का मुहावरा, जो कीवर्ड्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। 9, 2, 11 होना, 9, 2, 11 नहीं आएगा, आंखों में धूल झोंकना, आंखें धूल नहीं आएंगी। तो सपोज करो, आपको फिर से मैं ले चलता हूं ऊपर, देखो स्मार्ट वर्ड में कितना मजा आ रहा है ना, पढ़ने में पढ़ाने में भी। इधर आ, वाह क्या बात। ये था मुहावरा आपका XYZ, इंग्लिश से पूछा गया था। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आपको इस मुहावरे, ये मुहावरा आपने अपनी जिंदगी में 50 साल हो गए कभी देखा है कि नहीं? 50 साल नहीं हुए, 25 साल हो गए फिर भी आपने कभी नहीं देखा,
लेकिन आज तो यार एग्जाम में पूछा है। अब या तो तुम क्या करोगे, माइनस मार्किंग होती, या तो क्या करोगे कि हमारे सर ने तो हमें बहुत प्यार से समझाया था कि बच्चा जिसमें कंफर्म हो वही टिक करना, और आपने सही पता नहीं तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, है ना। यह है आम जिंदगी। लेकिन अगर आप मिनटों जिंदगी में जी रहे हैं तो आपको सत्यम सर की बातें याद आएंगी कि नहीं, उन्होंने बताया था भले ना बताओ साम दाम दंड भेद, जो मन करे लगाओ, लेकिन आंसर तक पहुंचना है। वो साम दाम दंड भेद क्या कहता है, वो ये कहता है कि सर ये थे क्वेश्चन जिसमें से 4 ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, लिखे हुए, राइट। अभी मैंने एक चीज बताई आपको कि मुहावरे में कीवर्ड्स का रिपीटिशन नहीं होता है। XYZ मुहावरा बताओ, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं सही कौन सा, लेकिन ये तो पता ना गलत कौन सा है। कौन सा गलत है, ए गलत और डी गलत। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा था XYZ, और वो होना नहीं चाहिए। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं ये दोनों तो हो गए गलत। अब बचा क्या, अब बचा BC, तो चलो BC में देखते हैं। अब B और C ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें रिपीटिशन नहीं हुआ। सर चलो 2 तो गलत हो गए, लेकिन अब इन 2 का क्या करें, अब इन 2 का क्या करें, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, क्या बताता हूं। आप चलो हिंदी वाला कहां लिखा था, ऊपर नहीं नीचे, हाँ इस पे आ जाओ। ये जो वाक्य प्रयोग है इसकी एक टोन होती है। आरसीज पैसेजेस वगैरह में पूछा जाता है ना कि व्हाट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टोन ऑफ द पैसेज। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का अल्टीमेट होता क्या है कि आप उसकी टोन समझ जाएं। वो अगर आपने टोन समझ लिया, इसका मतलब आपने उसका यथार्थ, उसका अल्टीमेट, उसका एग्जैक्ट पकड़ लिया। उसकी टोन होती है, वाक्य प्रयोग की भी टोन होती है। और टोन का मतलब क्या, यू जस्ट नीड टू नो कि ये कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है या कुछ नेगेटिव बात कर रहा है। टोन का मतलब यह है कि ये किसी की अच्छाई बोल रहा है या किसी की बुराई की बात कर रहा है। टोन का मतलब यह है कि कुछ बढ़ाने की बात कर रहा है, कुछ घटाने की बात कर रहा है। टोन का मतलब यह है कि कुछ शुरू करने की बात कर रहा है, कुछ खत्म करने की बात कर रहा है। टोन करने का मतलब किसी की तारीफ कर रहा है या किसी की आलोचना कर रहा है। और ये आसानी से जब इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ोगे तो इसमें समझ आ ही जाएगा। टोन, दिस इज कॉल्ड टोन। तो आपने पहली चीज क्या था, रिपीटेड वर्ड्स हटा दो अगर किसी ऑप्शन में, और दूसरी चीज क्या है, उसकी टोन को पकड़ लो। और अगर टोन जैसी टोन मुहावरे इसकी वाक्य प्रयोग की होगी, वही तो टोन इसकी भी होगी, मीनिंग की। टोन का चक्कर है पूरा का पूरा। तो इसकी टोन अगर मान लो इस वाक्य प्रयोग को हमने पढ़ा और इसकी टोन कैसी थी, कुछ पॉजिटिव थी, इसकी टोन कुछ अच्छी थी, तो जो वाक्य प्रयोग का मीनिंग है वो भी पॉजिटिव होगा। और टोन बुरी थी तो मीनिंग बुरा होगा, यही तो होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मुहावरा लिखा था मैंने 9 2 11 होना, ओके, देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे डस्टर की भी जरूरत नहीं, ऐसे हाथ मारा काम हो गया। बी स्मार्ट। ये जो हमने लिखा था 9 2 11 होना, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, 4 होंगे। 2 ऑप्शन मान लेते हैं, 9 आ गया था लिखा हुआ और 11 आ गया था लिखा हुआ, राइट। ये तो हटा ही दिए थे, लेकिन 2 बच्चे थे जिसमें ना 9 था ना 11 था, फिर भी आपने एक और गलत करना दी। तो टोन, अब टोन में जैसे मैंने इधर लिखा, क्या लिखा, इधर हमने लिखा भाग जाना, और इधर हमने लिखा गले मिलना। इसमें भी रिपीट नहीं हुआ कीवर्ड, इसमें भी रिपीट नहीं हुआ, लेकिन अब आपको एक तक पहुंचना है तो एक गलत करना है। कैसे गलत करोगे, टोन से। टोन कैसे, सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से, कैसे पढ़ा कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गई तो नहीं होगा, हो गया। अब पुलिस को देख के चोर 9 2 11, आपके सामने 2 ऑप्शन थे, भाग गया या गले मिल गया। तो अब सोचो जब पुलिस को चोर देखेगा तो क्या होगा, गले तो मिलना नहीं, उसे भागना ही है। तो टोन के बेसिस पे, यहां से टोन क्या मिल रही थी, भागने वाली, और टोन मिलेगी भागने वाली, तो उसके बेसिस पे हमने कह दिया कि क्या, कि करेक्ट आंसर गले मिलना
बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, असंभव ये होना सर। इसलिए सही आंसर सिर्फ एक बचा, वो है आपका B1। दिस इज कॉल्ड टोन। तो फिर से थोड़ा और नीचे आते हैं, नहीं ऊपर ही, जो XYZ मैंने लिखा था, हाँ ये यहाँ पे 2 बचे थे ना, 2 तो आपने हटा दिए थे। अब ऑन एन एवरेज में लेके चल रहा हूं, कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें 3 में रिपीटिशन हो जाता है, तो तुरंत आंसर आ गया। तो एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें एक में रिपीटिशन नहीं होगा, बैठो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज में लेके चल सकता हूं, ठीक है। तो अब ये 2 थे, इन 2 में मैंने क्या देखा, ये जो PQ है इसकी टोन को पकड़ा, तो ये टोन कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा है, और ये जो RS है इसकी टोन को पकड़ा, तो ये कैसा है, ये कुछ बुरा है। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये जो वाक्य प्रयोग वाला सेंटेंस क्या लिखा नहीं है, ये पढ़ो, ये इसको पढ़ा। अब जब मैंने इस पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो ओवरऑल इसकी टोन मुझे क्या लग रही थी, इसकी टोन मुझे कुछ पॉजिटिव लग रही थी, कुछ अच्छी लग रही थी, मतलब इट वाज टॉकिंग समथिंग गुड अबाउट समवन, समबडी, कुछ अच्छी बातें कर रहा था। और अगर ऐसा था तो मैंने कहा कि सर अगर ये अच्छा है तो ये भी अच्छा ही होगा, और ये भी अच्छा होगा तो आंसर बुरा हो नहीं सकता, अच्छा ही होगा, इसलिए अच्छा होगा, इसलिए बी वाला सही है। और जब इस सटीक तुक्के का प्रयोग किया तो आई होप कि आपके साथ भी अच्छा ही होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पर अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो यही 2 जुगाड़ है, यही 2 तरीके हैं कि हमें 4 में एक सही ना हो तो 3 गलत करो। 3 गलत करने के कितने तरीके, 2 तरीके। पहला तरीका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, दूसरा तरीका उसकी टोन को चेक करना पड़ेगा। इन 2 बेसिस पर 4 में 3 गलत करके 1 तक सही पहुंच गए, अपना काम बन गया। अब एग्जामिनर जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा हो, वैसे आजकल तो बंदे चेक ही नहीं करते, कंप्यूटर साहब चेक करते हैं कॉपी, OMR सीट आपकी, उन्हें क्या पता कि आपने किस तरीके से बी पे टिक किया। उनका तो बस ये कहना था कि क्वेश्चन नंबर 69 का बी है तो है, बात खत्म, आपने बी टिक कर दिया, आपको आंसर, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों यही है जुगाड़, इसको कहते हैं देशी जुगाड़। एंड आई एम डैम श्योर कि ये जुगाड़ आज तक पूरे यूट्यूब को खंगाल मारो। अगर आपको कहीं पर ये जुगाड़ जैसा कोई कॉन्सेप्ट मिल गया हो तो मुझसे बता देना कि सर ये टेक्निक, ये ट्रिक तो हमने वहां पढ़ी थी, नहीं। और मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो आज खाली तुम स्टूडेंट नहीं देख रहे हो, ये तो बहुत से टीचर भी देख रहे हैं, देखने दो, ताकि ये ज्ञान है ना, इसको फैलाओ, जितना फैलाओगे उतना बेहतर होगा हम सबके लिए। ओके, ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ, अब मैं लेकर के आता हूं कुछ एक क्वेश्चंस और आपसे पूछता हूं कि चलो भाई बंधु बताइए सही जवाब क्या है, और देखते हैं कि कितने सही जाते हैं। ओके, चलिए, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताओ, यहां पर ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये कहां तक है, यहां, कि द होटल इज रिनोन फॉर सर्विंग फूड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। मुहावरा कितना है, मुहावरा क्या है, मुहावरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। अब मैंने क्या, आपने तो पहले कभी पढ़ा नहीं, अब नहीं पढ़ा तो आप कहते हो कि सर की छोड़ो, नहीं छोड़ना नहीं, ये तो अच्छी बात है, आपने टिक करना है, और टिक ऐसे भी नहीं करना कि गलत हो जाए, सही सही। तो जो जुगाड़ बताया गया उसी पे चलो। जुगाड़ क्या कहता है, जुगाड़ ये कहता है कि पहली चीज तो ये ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर लिखा है, ये मिला वाटर, और रिपीटिशन तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो हटा ही दो, सही है। और बताओ, और सब बढ़िया सर, आप बताओ, ये दिखा फर्स्ट क्वार्टर और रिपीटिशन होना नहीं चाहिए। ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए, देख सकते हो प्रीवियस ईयर वाली बुक में। ऐसा ना समझना कि आपके लिए मैं बना के ले आया हूं, नहीं, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। हट गया, कितने बचे, 2 बचे। अब बताओ वर्स्ट या बेस्ट, वो टोन, यहां पे बात आ गई ना टोन की। वर्स्ट माने बहुत बुरा, तो ये कुछ नेगेटिव है, और बेस्ट माने बहुत अच्छा, तो ये कैसा है, कुछ पॉजिटिव है। तो बताओ क्या होगा, तो सेंटेंस पढ़ते हैं कि होटल इज रिनोन। रिनोन का मतलब क्या हुआ, प्रसिद्ध।
प्रसिद्ध कैसा, बहुत अच्छी चीज के लिए जब कोई प्रसिद्ध होता है, दैट इज कॉल्ड रिनोन। तो यानी कि अगर प्रसिद्ध है सर्विंग फूड, फूड मतलब सर्व करता है, तो भाई अच्छी ही होगा, और अच्छा होगा तो वर्स्ट, गलत, बेस्ट, सही, आ गया ना आंसर। जबकि आपने ये मुहावरा पहले हो सकता है कभी ना पढ़ा। दिस इज कॉल्ड तुक्का, है तो तुक्का है, लेकिन फिर से मैंने बताया था कि तुक्का अधिकारी वाला मारोगे या चपरासी वाला मारोगे तुम्हारे हाथों में, उसी की हम बातें कर रहे हैं कि भाई अच्छा तुक्का मारना है। और ये है वोकैब ऐसी चीज है जिसमें आप लाख पढ़ लो बट यू कांट बी श्योर कि नहीं इसी से पूछा जाए, इसलिए, और ये वोकैब का ही तो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं स्मार्टनेस तो दिखानी है। चलिए इसकी बात करते हैं। If you are just spinning your wheels, you will never get anything worked. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप जस्ट स्पिनिंग योर व्हील्स, अपने व्हील्स को स्पिन कर रहे हो, यू विल नेवर गेट एनीथिंग वर्क, आप कभी कुछ अच्छा नहीं पाओगे। तो पहली चीज रिपीटेशन देखो, रिपीटेशन ये रहा, हटाओ, ये रहा, हटाओ, हटा दिए, दो में रिपीटेशन वहां हटा दिए, कितने बचे, दो बचे, दो में क्या बचा, एक है टू वेस्ट टाइम इन, ओके, इसे सुधार लेना, टू वेस्ट टाइम इन डूइंग इररिलेवेंट थिंग्स, एक ये है, और दूसरा क्या है, टू डू सम इंपॉर्टेंट वर्क। तो ये वाली जो टोन है ये क्या कह रही है कि समय बर्बाद करना, बेकार की चीज करने, तो ये क्या कह रहा है, बहुत ही जरूरी काम करना। तो आप इसके लिए टोन समझ लो कि टोन क्या कहती है, और टोन क्या कहती है, वो सेंटेंस बताएगा। सेंटेंस क्या कह रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, यू विल नेवर गेट वर्क। अब अगर ऐसा है तो यानी कि आप कुछ इंपॉर्टेंट करते तब तो अच्छा पाते ना, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता, तीन गलत एक सही। मजा आ रहा है, मजे लेते रहो, आगे आते। The captains of the teams should let the sleeping dogs lie. कह रहा है कि जो कैप्टन्स हैं टीम्स के, उनको चाहिए स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब स्लीपिंग डॉग्स लाई मुहावरा है, ये तो बहुत आसान दिख रहा है मुझे अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। डॉग टू, एक मिनट, ये तो बहुत सिंपल हो गया यार। डॉग टू स्लीप हटा दिया, डॉग्स हटा दिया, डॉग्स हटा दिया। मैंने कहा था कभी कभार तीन ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें वही रिपीट हो जाता है, तो जैसे डॉग 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 हुआ तो खत्म काम, तो चौथे जाने नहीं और सही हो गई। तो बिल्कुल सही है, टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, तो यानी कि लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या हुआ कि अवॉइड करना विवाद करने से, रीस्टार्ट विवाद शुरू करने से, फिर से शुरू करने से। अरे इसको यार मैं बताऊं, वही कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ लो, कहा जाता है ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मतलब जो पुरानी कंट्रोवर्सी थी खत्म हो गई, उसे बार बार मत लाओ। इसकी बात करते हैं। मैन इन द एग्स, एग ई डबल जी लिखा है, समझ ना आ रहा हो तो हिंदी में लिख के दे रहा हूं, अंडा, हाँ वही जो बचपन में मिला करता था। मैन इन द एग डज नॉट फुली रियलाइज द मीनिंग ऑफ डेथ। हिंदी में बात करें तो ये कह रहा है कि आदमी जब अंडे में होता है तो पूरी मीनिंग डेथ का उसे रियलाइज ही नहीं कर पाता। क्या हो, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी ओल्ड मैन इन एन एक्सपीरियंस्ड स्टेज, इन एन अर्ली स्टेज। इसमें इन द एग तो कहीं आया ही नहीं, आया ही नहीं, इन द एग तो हो गया ना, रिपीटिशन हुआ ही नहीं एक को शब्दों का। तो अब क्या करना है, अब समझना है टोन। टोन का मतलब कि भाई ये क्या कहना क्या चाहते हैं, इसका आशय क्या है। तो आशय यही है कि क्या लग रहा है आप बताओ, डिफिकल्ट, ओल्ड, एक्सपीरियंस्ड या अर्ली। तो यहां से जो समझ आ रहा है कि
डेथ का वास्तविक मीनिंग पता नहीं होता। बचपने में हम जिंदगी को लेकर के इतना मैच्योर नहीं होते, हमें नहीं पता होता है कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम ऋषिकेश में कहीं हिमालय में जाके ओम शांति ओम कर रहे होंगे। तो जब इंसान बचपन की स्टेज में रहता है तब ही डजंट रियलाइज अबाउट लाइफ, अबाउट हिज डेथ। एक थोड़ी मैच्योरिटी के बाद ही तो सिर्फ वास्तविकता का ज्ञान होता है। और इन द एग का मतलब क्या? अंडे में। अब भाई अंडे से तो बच्चा होता है, तो जब बच्चा पैदा भी नहीं होता तभी तक अंडे में रहता है ना? तो क्या लग रहा है? ओल्ड तो नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, राइट? डिफिकल्ट या अर्ली, तो इसमें कठिनता सरलता की बात नहीं, इसमें बात है मैच्योरिटी इमेच्योरिटी की, तो इसलिए डिफिकल्ट भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा इन एन अर्ली स्टेज। तो इन द एग का मतलब होता क्या है? अर्ली स्टेज, वास्तविक मतलब जीवन के प्रारंभिक दौर को बोलते हैं इन द एग। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। A waitress, waitress is what? Waiter का feminine gender। तो a waitress asked him what he wanted to drink, मतलब waitress ने उससे पूछा कि वो क्या ड्रिंक करना चाहता है। He replied Adam's ale, और उसने रिप्लाई किया, मतलब जो कस्टमर था उसने रिप्लाई किया कि वो ड्रिंक करना चाहता है क्या? एडम्स एल, एडम्स एल को ड्रिंक करना चाहता है। एडम्स एल का मतलब बताओ? गिफ्ट, फूड, वाटर, एडम। बहुत सिंपल, एडम एडम तो खत्म ही, रिपीटिशन होगा नहीं। गिफ्ट पी तो सकते नहीं हो, पी क्या सकते हो तो आप भली बात बाकी पियोगे। खाना भी नहीं पिया जाता, खत्म बात, वाटर आंसर। तो एडम्स एल का सीधा सा मीनिंग क्या हो जाता है? वाटर, पानी। चलिए और देखते हैं। The issue was settled in court, but after a few days it was back to square one। कह रहा है कि जो इश्यू था वो कोर्ट में सेटल हो गया। इश्यू कोर्ट में सेटल होना, अपनी भाषा में बोले तो मामला सुलट जाना, कि जो भी मामला था वो क्या हुआ? सुलट गया था। बट यहाँ पे बट की बड़ी जरूरत, लेकिन कुछ दिनों के बाद। यहाँ पे तो कह रहा है कि मामला जो है सुलट गया था, बोले तो शांत हो गया था मुद्दा, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? इट वॉज बैक टू स्क्वायर वन। अब बैक टू स्क्वायर वन का हमें मीनिंग बताना था। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ये दो शब्द, स्क्वायर एंड स्क्वायर, एंड वी ऑल नो, अब तो हम बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं इडियम्स के केस में, पिछले कुछ क्वेश्चंस करके, कि भाई नहीं स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं है। तो बीसी खत्म। अब बीसी खत्म बचा एडी। एडी में बताओ क्या होगा? टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू कम टू अ स्टॉप। रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआती बिंदु पे वापस आ गया, और टू कम टू अ स्टॉप यानी कि खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं टोन क्या है? इसकी टोन है शुरू होने की, और इसकी टोन क्या है? इसकी टोन है खत्म होने की। तो बताओ शुरू हुआ या खत्म हुआ? The issue was settled in court, but after a few days it was back to square। अब इस बट का समझ कि भाई अगर वो पहले बोले कि मुकदमा शांत, तो मामला सुलट गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद, तो कुछ दिनों के बाद खत्म होगा कि शुरू होगा? जाहिर सी बात है शुरू होगा, क्योंकि खत्म तो पहले ही हो चुका था। और ये जो बट है ये कॉन्ट्रैरी वर्ड है। कॉन्ट्रैरी वर्ड का मतलब क्या? कि जब आप बट के पहले कुछ अच्छा बोलोगे तो बट के बाद उसका उल्टा बोलोगे। जैसे हमने कहा कि सोनू ने बहुत कठिन मेहनत करी, लेकिन, तो लेकिन के बाद वो पास होगा या फेल होगा? तो लेकिन वो फेल हो गया। पहले अच्छा तो बाद में बुरा। पहले बुरा बोल लूं कि सोनू तो कभी पढ़ाई भी नहीं करता था, कभी किताबें भी नहीं उठाता था, लेकिन तो अब क्या होगा? अब टॉप कर जाएगा। तो बट हमेशा क्या करता है? पलट देता है, उल्टा बोलता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई। यहाँ खत्म हो था तो यहाँ शुरू होगा, और शुरू होगा तो खत्म तो नहीं होगा, तो ये भी गलत है। बच्चों हर क्वेश्चन में आप क्या देख रहे होगे कि मैं 3 को गलत कर रहा हूं, 1 को सही नहीं कर रहा हूं, और 3 को गलत करना ही 1 को सही करना होता है, राइट? तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ए वाला पार्ट। आगे आते हैं। Politicians enjoy blowing their own trumpets। अब blowing their own trumpets में क्या होगा? कुछ पता नहीं, मैंने तो कभी मुहावरा पहले पढ़ा नहीं, लेकिन स्टिल लेट अस ट्राई।
तो मैंने कहा था रेप्टिशन नहीं होगा, और रेप्टिशन नहीं होगा तो हटा, ऑन ट्रम्पेट तो नहीं होगा, ये भी हटा दो, ये भी हटा ही देते हैं, तो आ गया आंसर का। यही होता है इडियम्स के केस में कि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं पढ़ा ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि दिमाग लगाना चाहते हो या एक बार देख के ही छोड़ना चाहते हो। तो मैंने हमेशा ही बताया है, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना। आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे वर्किंग हो, आप जो भी हो, नेवर गिव अप यार, क्योंकि एक समय अगर बुरा है तो समय अच्छा आता ही आता है, ये तो शुरुआत से ही चला आता है। और इसीलिए पिछले 2-3 दिन पहले जब से वो न्यूज आई है सुशांत, तब से हर पल कहीं ना कहीं अंदर एक बात कचोट रही है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े समय के बाद हम सब आपके साथ थे, लेकिन फिर एक बात और लगती है कि यार पता नहीं उस स्टेज पे उसके माइंड में क्या ख्याल चल रहे हैं, ये हम जज नहीं कर सकते। कई लोगों का कहना है कि नहीं मेंटल लेवल इतना वीकनेस, भाई वो मेंटली इतना वीक नहीं था। अगर मेंटली इतना वीक होता तो एक बैक स्टेज डांसर से निकल के और बॉलीवुड के रहमो करम में पलने वाले जो बड़े बड़े खलीफा बैठे हैं उनके सामने आके इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन जिंदगी के एक ऐसे मुकाम तक ले आई थी जिसकी वजह से उसे इस स्टेज में, जब इंसान की चाहते होती है बहुत कुछ करने की, उस समय उसको जाना पड़ा, अंदर से रोना आता है। और फिर से मैं यही कहता हूं आप सबसे कि कभी भी ऐसे स्टेज तक सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ भी बुरा दौर चल रहा है, बिजनेसमैन के साथ बुरा दौर चल रहा है, सबके साथ बुरा दौर चल रहा है, लेकिन इस समय बस एक चीज जो हमें हमेशा हौसला देती है वो यही है कि भाई ये समय काटना है। और समय की सबसे अच्छी बात ये है, अच्छी कह लो या बुरी कह लो, ये बदलता जरूर है। The best thing, the worst thing about time is it changes। तो अगर आज ऐसा समय है तो कहीं ना कहीं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये बदलेगा। एंड बिलीव मी गाइस, आज के 2-3 साल बाद तो शायद हम भूल चुके होंगे कि कोरोना नाम का कुछ आया भी था। आज के 10-15 साल बाद ये महज एक भ्रम बन के रह जाएगा कि कोरोना कुछ था। तो ये जो दौर है, जो समय बस इसे काटते चल रहा है। चलिए आगे आते हैं। हाँ जी, तो इसका मीनिंग सही था, पॉलिटिशियंस एंजॉय ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट्स। तो इसका मीनिंग था टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट। मैं हिंदी में बता दूं, ब्लो द ट्रम्पेट का मैं अगर एग्जैक्टली हिंदी वाला आपको मुहावरा बताऊं तो एग्जैक्टली हिंदी का मुहावरा इसका होता है, डींगे हाँकना या अपने मुंह मियां मिठू होना। और ये जो शब्द है ना BOAST, कहते हैं कि वो तो सिर्फ बोस्टिंग ही करता रहता है। तो BOAST बोस्ट का भी यही मतलब होता है। क्या होता है? डींगे हाँकना, राइट। बोस्ट का भी यही मतलब होता है। देखिए एसएससी में, एसएससी वालों, तुम्हारे लिए तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय। तुम्हारे सामने तो बिल्कुल झड़ियां लगी एग्जामों की। कैसे कैसे CHSL दोगे, CPO दोगे, CGL दोगे। अरे 3-3 एग्जाम है। पिछले जो स्टूडेंट कई सालों से तो परेशान थे कि एसएससी वाले एग्जाम नहीं करा रहे हैं, पढ़ा लिखा बैठा है, सारा कंटेंट है, एग्जाम नहीं हो रहा यार। तो इससे बढ़िया मौका तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस मौके को भुनाओ, आपदा को अवसर में बदलो, पढ़ाई करो, करियर टाइम तैयार है तुम्हारे पास तक फ्री कंटेंट पहुंचाने के लिए। इसलिए पढ़ाई जम के करते रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलिए, It takes a month of Sundays to chop all that wood। अब बताओ क्या हुआ? A month of Sundays। अच्छा, चॉप जो है ना, चॉप का क्या मतलब होता है बताओ? चॉप का मतलब होता है टुकड़े करना। सोया चॉप खाते हो ना, तो टुकड़े तो करके खिलाता है। हाँ जी, तो कह रहा है कि
एक महीना चाहिए किसका, संडेज का एक महीना चाहिए टू चॉप ऑल दैट वुड, पूरी की पूरी लकड़ी के टुकड़े करने के लिए। शॉर्ट पीरियड, नो टाइम, लॉन्ग टाइम, स्पेशल संडे, संडे तो हटा दो, रिपीटिशन होगा नहीं। शॉर्ट पीरियड, नो टाइम, लॉन्ग टाइम, टोन पकड़ो। लॉन्ग टाइम माने क्या, ज्यादा समय, और शॉर्ट पीरियड या नो टाइम का मतलब क्या हुआ, कम समय या बिल्कुल नहीं समय। तो बताओ बात यहाँ पे टोन क्या कह रहा है, कम की या ज्यादा की? कह रहा है कि संडेज का एक महीना चाहिए सारी लकड़ी काटने के लिए। तो भाई जैसे आदमी संडे के दिन काम करता है, ये कह रहा है हर पूरा महीना संडे को, यानी पूरे महीने रोज संडे हो, आदमी रोज काम करे तब जाकर के काम होगा। तो जाहिर सी बात है काम ज्यादा हो, काम ज्यादा तो समय ज्यादा लगेगा। टाइम एंड वर्क लगा लो, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सब मैं हटा दे रहा हूं बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है अ लॉन्ग टाइम। आगे आते हैं, नहीं है ये लो आगे। Acquiring a job is a cakewalk for a student who has good academic performance coupled with good attitude। बताओ क्या होगा? कह रहा है कि जॉब पाना एक केक वॉक है। सबसे पहले तो केक वॉक मुहावरा है, तो एक केक आया, खा लो माने खत्म करो, हटाओ, इसे भी हटाओ, केक हटाया। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एक है डिफिकल्ट, एक है इजी। बताओ बताओ डिफिकल्ट होगा या इजी? तो acquiring a job is a cakewalk for a student who has good academic performance। कह रहा है कि जॉब पाना एक केक वॉक है। अब खाली इतने से हम पता नहीं कर सकते थे कि डिफिकल्ट है या इजी है, ठीक है? ये ना सोचना कि नहीं सर जॉब पाना तो डिफिकल्ट ही है, भाई पूरा सेंटेंस पढ़ो, तुम्हारी बात थोड़ी हो रही। तो आगे हमने पढ़ा, तो कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसके पास अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया है और अच्छा एटीट्यूड है। अब अगर परफॉर्मेंस बढ़िया, एटीट्यूड अच्छा, तो आसानी होगा, तो डिफिकल्ट का था। तो करेक्ट आंसर है इसका सी वाला पार्ट, एंड इजी अचीवमेंट। देखा आपने कि किस तरह से हम 4 में से 3 गलत कर सकते हैं अगर एक सही नहीं कर सकते हैं तब। मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट भी प्रोवाइड कराता रहूंगा, पढ़ाऊंगा भी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाली बस एक ही क्लास लूंगा, मैं आपको बहुत पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इन केस वही है ना कि जितना हम पढ़ते हैं जरूरी तो नहीं उसी से है। तो अगर कुछ ऐसा आ गया जो हमने नहीं पढ़ा, तब क्या करो? सुशांत की वही बात जो छिछोरे मूवी में उसने कही थी कि अपने गोल्स में जीत को लेकर के तो सब पहले से प्लानिंग बनाए रखते हैं, हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, बट नोबडी डील्स अबाउट द लॉसेस। कोई उसकी बात क्यों नहीं करता कि जब हारोगे तो क्या करोगे? हम यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे बैठ के पढ़ रहे हो, इसकी बात तो हम सब कर रहे हैं कि ये आएगा ये आएगा। कोई इसकी बात क्यों नहीं करता कि जब ये वाला नहीं आएगा तब क्या करोगे? तो मैं आज उसी की बात करने आया था कि जब जो हम पढ़ाएंगे वो नहीं आएगा तब आप क्या करोगे, हाउ टू डील विद इट, राइट? तो करेक्ट आंसर है इसका सी। और एक लास्ट क्वेश्चन और है, 10th वन। He broke down when he heard the news of his son's death। चलिए इसका आंसर आप खुद से बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, कमेंट करके बताना। और अभी तक जैसे क्या है कि आपके पास वीडियोस जा ही रहे हैं, जो हमारे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्यार भी मिला है हमें आप सबका। बहुत कम समय में आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बने करियर टाइम के। मैं चाहता हूँ ये प्यार और बढ़ाते रहो ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और लगातार आप हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि इस समय हमें पैसों की तो जरूरत नहीं, लेकिन मॉरल सपोर्ट बहुत चाहिए। एक हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए, आपसे सिर्फ सपोर्ट मांगना है। बहुत सारी कोचिंगें तो है ना जो पैसे भी मांग रही, एक पैसा नहीं देना है। सीपीओ का बैच बनने जा रहा है, लाइव बैच बनने जा रहा है, बहुत जल्द आपके सामने अनाउंसमेंट होगा। माहौल बिल्कुल वैसा होगा जिस तरह आप क्लासरूम में बैठ कर पढ़ाई करते थे, वैसा ही होगा। सिर्फ सपोर्ट चाहिए,
खुद भी पढ़ो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि बरेली की है एक ऐसी भी कोचिंग जिसने ठान ही लिया है आपको नौकरी दिला के ही छोड़ेंगे। रिटर्न्स में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। आज के बहुत साल बाद अगर कभी वक्त हमसे पूछेगा कि जब महामारी आई थी तो तुमने क्या किया करियर टाइम वालों, तो कम से कम हम वक्त के सामने अपनी आंखें नीचे नहीं करेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बोल सकेंगे कि हमने जो किया वो शायद किसी ने नहीं करा। जस्ट कीप सपोर्टिंग अस। लाइव बैचेस आने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वही ले सकते हैं लाइव बैचेस, आप जानते ही हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब खो दोगे। और पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो फ्री में बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर ली और कुछ ने पैसे देके भी नहीं पढ़ पाए। ओके, तो आराम से पढ़ाई करते चलो। वैसे ये तो मैं कह रहा था आपको करके लाना, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आंसर, ज्यादा टेंशन ना हो आपको। ये जो शब्द है ना ब्रोक डाउन, ब्रोक इज द सेकेंड फॉर्म। ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, मीनिंग नहीं बदलती, टेंस के अनुसार फॉर्म बदल जाती है। तो ब्रेक डाउन क्या है? ब्रेक डाउन अगर मैं बताऊं आपको तो ये इडियम से कहीं ज्यादा एक फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है जब हम किसी मेन वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं, किसी मेन वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उस मेन वर्ब का जो वास्तविक मीनिंग होता है वो बदल जाता है। तो वो प्रीपोजिशन लगने से जब मेन वर्ब की मीनिंग बदल के कुछ और मीनिंग बन जाए, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे आपको पता ही है गिव, गिव का क्या मतलब होता है? तो आपको कहोगे सर ये तो बहुत आसान, गिव माने देना, लेकिन एक होता है गिव अप। अब गिव अप का मतलब देना तो नहीं होता ना, गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मानना है, घुटने टेकना, इसीलिए कहा जाता है डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, गिव अप मत करो। तो गिव के आगे मेन वर्ब है गिव, इसके आगे अब प्रीपोजिशन लगने से इसका मीनिंग बदल गया और ये हो, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। बताऊंगा बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, पक्के वाले वो भी बताऊंगा, कच्चे वाले तो खैर नहीं बताऊंगा। तो ठीक इसी तरह से ये जो है ना ब्रेक, ब्रेक का तो मतलब होता है तोड़ना, लेकिन ब्रेक के आगे डाउन लग गया तो फ्रेजल वर्ब बन गया, तो इसका तोड़ना मीनिंग नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? बदल जाएगा। ओके, जैसे अच्छा एक एक मेन वर्ब अपने साथ कई सारे प्रीपोजिशन लेके फ्रेजल वर्ब बना दे। जैसे लुक एक शब्द आपने सुना होगा, तो लुक माने देखना, लेकिन लुक के साथ कई प्रीपोजिशन लग के मीनिंग बदलता है। जैसे लुक के आगे फॉर लग जाए, लुकिंग फॉर, लुक फॉर, तो इसका मतलब होता है खोजना, सर्च करना। लुक के आगे इनटू लग जाए, लुक इनटू, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। फॉर एग्जांपल सीबीआई शुड लुक इनटू द मैटर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि सीबीआई को जांच पड़ताल करनी चाहिए सुशांत के सुसाइडल केस। तो लुक फॉर, लुक इनटू, लुक ऑन, लुक अपॉन, लुक एट, ये सब मीनिंग बदल देते हैं। तो इसी तरह से ये जो शब्द है ब्रेक, ब्रेक के साथ एक बार अप भी लगता है एक प्रीपोजिशन और डाउन भी लगता है। तो एक ब्रेकअप होता है, एक ब्रेक डाउन होता है। ब्रेकअप को तो बताने की जरूरत है नहीं, है तो भुगत ही चुके हो तुम लोग। ब्रेक डाउन की बात करते हैं, तो ब्रेक डाउन के दो मीनिंग होते हैं। पहली मीनिंग ब्रेक डाउन का होता है क्या? पहला मीनिंग होता है इसका फूट कर रो पड़ना, ब्रेक डाउन पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग होता है क्या? काम करना बंद कर देना। तो ब्रेकडाउन के दो मतलब होते हैं, फूट कर रो पड़ना, काम करना बंद कर देना। अब लेकिन फिर बात आती है कभी एक लगाएंगे कभी ये लगाएंगे,
तो अगर ब्रेकडाउन किसी, बहुत ध्यान से देखना, ब्रेकडाउन किसी पर्सन का हुआ है, किसी इंसान का हुआ है, तो हम इस पे जाते हैं, रोने वाले कि इंसान अंदर से टूट सा गया, रोने वाले केस में जाते हैं। और ब्रेकडाउन अगर किसका हो, इंसान का ना हो, किसी मशीन का हो, तो हम जाते हैं इस पे, स्टॉप वर्किंग पे, काम करना बंद कर देना। कहते नहीं कि कोई मशीन चल रही थी और अचानक से बंद हो गई, तो नॉर्मली बोले इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन मशीन के केस में बंद करना, काम करना बंद करना, लेकिन इंसान के केस में क्या है, इंसान के केस में है फूटकर रो पड़ना। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर। ये था क्वेश्चन कि he broke down when he heard the news of his son's death, resigned his job, ceased to smile, stopped working, wept bitterly। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो जाहिर सी बात है ये रिजाइन टू जॉब, कोई इसका मीनिंग नहीं होता, मुस्कुराना बंद करना नहीं होता है। बचा स्टॉप वर्किंग हो सकता है लेकिन मशीनों के केस में, और वेप्ट बिटरली भी हो सकता है लेकिन इंसान के केस में। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, ही बोले तो कोई इंसान ही है, मशीन तो है नहीं। कि जब उसने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी तो वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हो गया तो काम करना तो नहीं बंद करेगा, रोएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वेप्ट बिटरली। वेप्ट बिटरली का मतलब ये होता है फूटकर रो पड़ना। तो कुछ इस तरह से हम डील करेंगे उन सिचुएशन से जब हमने क्लास में नहीं पढ़ा और वो एग्जाम में पूछा गया। जब क्लास में पढ़ा है वो एग्जाम में पूछा गया, उससे तो सब डील कर लेते हैं। जो नहीं पढ़ा है वो कैसे डील करोगे, उसका आज हमने ये देसी जुगाड़ सीखा, अपना स्मार्ट वर्क सीखा हमने। जुगाड़, स्मार्ट वर्क, ट्रिक, तुक्का, गेस, अंदाजा, जो भी आप इसको नाम दे। लेकिन बस एक बात वही कहते जाते जाते कहना चाहूंगा कि मारो तुक्का मारो, लेकिन जय माता दी वाला तुक्का ना मारना, सटीक तुक्का मारना। और चैनल पे बने रहो, जमे रहो, डटे रहो। आपके जिन फ्रेंड्स को नहीं पता है उन्हें बताते रहो, और ठीक इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।